डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके अंदर क्या होता है कि रेटिना की एबनॉर्मेलिटी होती है ड्यू टू डायबिटीज़, ठीक है। इट इज़ प्रोग्रेसिव, और रेटिना के अंदर ख़ास तौर पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डिसफंक्शनिंग होती है बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। और जब भी डायबिटीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो क्रॉनिक डायबिटीज़ जब वेसल्स को उनकी डिसफंक्शनिंग कॉज करती है, रेटिना की वेसल्स की डिसफंक्शनिंग कॉज करती है, उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ इसके अंदर से दोनों आते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है ये नज़र कमज़ोर होने की ड्यूरिंग द 20s to 74 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये एज के इस पीरियड के दरमियान सबसे ज़्यादा जो नज़र कमज़ोर होती है या नज़र आना बंद होता है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से होता है। आपने सुना होगा कि एक पेशेंट को डायबिटीज़ है और 5 से 10 साल के बाद उसकी नज़र कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई है, तो वो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी है। इसकी जो इंसिडेंस है वो एज के साथ साथ वेरी करता है। अगर डायबिटीज़ को 5 साल हुए हैं तो इसके 15% चांसेस होते हैं, 10 साल हुए तो 50% चांसेस, और इस तरह एज के साथ साथ इंसिडेंस इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। आपने ये इंसिडेंस भी याद करना है। देन इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ सबसे पहला तो रिस्क फैक्टर, फिर हाइपरटेंशन, एनीमिया, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, हाइपरलिपिडीमिया, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स भी इसके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस बेसिकली इसके अंदर जो रेटिना की वेसल्स हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी होती है विच इज़ कॉल्ड माइक्रो एंजियोपैथीज, ठीक है। अब वो वेसल्स छोटी छोटी सी कैपिलरीज बनाती हैं, तो इनके अंदर बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक जो लार्ज आर्टरी है फिर वो स्मॉल आर्टरीज़ में डिवाइड होती है, फिर वो स्मॉल आर्टरीज़ आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होते हैं, आर्ट्रियोल्स दे फॉर्म, इसके बाद ये कैपिलरीज़ बनती है, कैपिलरीज़ के बाद वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फिर वेन बनाती है। तो ये एक सीरीज़ होती है, तो इसके अंदर जो खास तौर पे स्मॉल वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जिनमें आर्टरीज़, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज़ और वेन्यूल्स, तो ये चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और ये दो तरह से इन्वॉल्व होती हैं, या तो इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ड्यू टू एनी प्लेटलेट प्लग, या फिर ये लीक करती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथीज़ के अंदर या तो वेसल्स दे कैन ऑक्लूड, या माइक्रो एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं, ये कैपिलरी लीक कर सकती है, मीन्स कि ये कैपिलरीज़ हैं, या तो कैपिलरीज़ ब्लॉक हो सकती हैं, ठीक है, या कैपिलरीज़ की जो परमेबिलिटी है एंडोथेलियम सेल्स के दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज़ करता है, तो कैपिलरीज़ लीक करती हैं, या फिर कैपिलरीज़ के अंदर यूँ एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं, मीन्स के डायलिटेशंस हो जाती हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से रेटिना का एडीमा होता है, ठीक है। रेटिना का ये देखो यहाँ पे जब ये सारा फ्लूइड लॉस होगा तो एडीमा होता है, और हार्ड एक्सुडेट यहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है। हार्ड एक्सुडेट के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान शंट्स बन सकते हैं, मींस कि ये हमारे पास आर्ट्रियोल है और ये कैपिलरीज़ है और ये वेन्यूल है। आर्टीरियोवीनस शंट के ऐसे शंट जो डायरेक्ट आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट करें बाईपासिंग कैपिलरीज़, इसको हम आर्टीरियोवीनस शंट्स कहते हैं। या फिर न्यू वास्कुलराइजेशन हो सकती है, ठीक है, न्यू वेसल्स की ग्रोथ हो सकती है। तो ये सब हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथीज हैं, ठीक है। अब ये पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक तो इनके अंदर अगर तो मैक्यूलर एरिया इन्वॉल्व हुआ तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर होती है, और अगर इनके अंदर हमारे पास ये विट्रियस हेमरेजेस हुए तो बहुत सडनली विजन लॉस होती है। इसके साइंस को हमने क्लासिफाई किया है और इसको हम लोग ईवा कॉर्नर क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये आपने इसके साइंस को याद रखना है। थोड़ी सी मोटी मोटी सी बातें मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म्स बनते हैं, मीन्स कि यूँ डायलिटेशन होती है, ठीक है। तो माइक्रो एन्यूरिज्म्स बनते हैं, ठीक है। तो एक तो इनके अंदर क्या होता है, माइक्रो एन्यूरिज्म्स, दूसरा इनके अंदर लीकेज की वजह से एक्सुडेट बनता है। इट कैन बी सॉफ्ट एंड इट कैन बी हार्ड,
ठीक है। तो दूसरा हमारे पास एक्सुडेट बनता है, तीसरा हमारे पास न्यू वेसल्स की ग्रोथ होती है। तो इन सारों के अंदर बेसिकली यही काम ही होना है, एन्यूरिज्म्स बनने हैं, लीकेज होना है जिसकी वजह से एक्सुडेट बनता है, और फिर हमारे पास इन सब के अंदर क्या होता है, न्यू वेसल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, प्रोलिफरेटिव स्टेज में खास तौर पे। तो जब हम बात करते हैं बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी विच इज़ कॉल्ड BDR, तो BDR के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो इस तरह से जोगी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डिटेल नहीं है, डिटेल भी है, बट इस तरह से उसके अंदर लिखा हुआ है। तो एक तो इसके अंदर सबसे पहले एन्यूरिज्म्स बनते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इनके अंदर एक्सुडेट होता है, एक्सुडेट और न्यू वेसल्स की ग्रोथ होती है, और इसके अलावा डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होते हैं, रेटिना के अंदर हेमरेजेस होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अभी आप स्किप कर दें, ठीक है। ये पहले दोनों पॉइंट्स बैकग्राउंड के अंदर एज सच नहीं होते, ये हम लेट स्टेज के अंदर पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट्स जो कि में लिखे हुए हैं, लेकिन डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास मैक्यूलोपैथी के हैं, ये बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी के नहीं है। तो इसके अंदर आपने 2 बातें याद रखनी है, एक तो एन्यूरिज्म बना वेसल के अंदर, दूसरा वेसल जो है वो लीक करती है, ठीक है, और इसकी वजह से एक्सुडेट इनके अंदर हार्ड एक्सुडेट होता है जिसके अंदर लाइपोप्रोटीन्स वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तो इनके अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं विच इज़ द अर्लीस्ट साइन, ठीक है, छोटे छोटे से हेमरेजेस होते हैं जो कि रेड डॉट्स की तरह अपीयर होते हैं। इसके अलावा रेटिना के अंदर एडिमा होता है, जो लीकीनेस मैंने आपको अभी बताई कि लीकेज होता है, तो वो बेसिकली उसकी वजह से एक्सुडेट बनते हैं विच आर द हार्ड एक्सुडेट एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स एंड लिपिड फिल्ड मैक्रोफेजेस, ठीक है। और उसके बाद रेटिनल हेमरेजेस की वजह से डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होते हैं, ठीक है, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस, और अगर सुपरफिशियल होंगे तो फ्लेम शेप्ड, और अगर डीप होंगे तो डॉट ब्लॉट हेमरेजेस। फिर प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज आती है। प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर सॉफ्ट एक्सुडेट होता है जिसको हम कॉटन वूल स्पॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आर्टीरियोवीनस शंट्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया आर्टीरियोवीनस शंट्स कि इस तरह से आर्ट्रियोल है, फिर कैपिलरीज है, उसके बाद वेन्यूल है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन आर्टीरियोवीनस शंट्स के अंदर डायरेक्टली आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स अटैच होती हैं। तो जो हमारे पास प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज है उसके अंदर सॉफ्ट एक्सुडेट और इंट्रा रेटिनल मैक्यूलर एंड एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर वेसल्स की ग्रोथ होनी होती है, ठीक है। अब वो वेसल्स हमारे पास ये पीछे ये रेटिना है, रेटिना की ऑप्टिक डिस्क के ऊपर भी ये वेसल्स ग्रो कर सकती हैं या एनीवेयर एल्स इन ऑन रेटिना। तो न्यू वास्कुलराइजेशन होती है और विट्रियस हेमरेजेस होते हैं और रेटिना कैन गेट डिटैच, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको बस 2 इसके बारे में, अगर आपको पैथोजेनेसिस समझ में आ गई है तो फिर आपको इसमें मसला नहीं होगा, क्योंकि पैथोजेनेसिस के अंदर ही उन्होंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ ए माइक्रो एंजियोपैथी जिसके अंदर ब्लॉकेज होता है और लीकेज होता है, ठीक है। ब्लॉकेज की वजह से लीकेज की वजह से हमारे पास एडिमा, एक्सुडेट और हेमरेजेस, और ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास न्यू वास्कुलराइजेशन, कॉटन वूल स्पॉट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म्स और एक्सुडेट होता है, न्यू वास्कुलराइजेशन नहीं होती। सेकंड स्टेज के अंदर हमारे पास सिर्फ एक्सुडेट होता है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर हमारे पास न्यू वास्कुलराइजेशन होती है, ठीक है। न्यू वास्कुलराइजेशन मीन्स के ये अगर आप यहाँ पे देखो तो डिस्क के ऊपर वेसल्स की ग्रोथ हो सकती है जिस तरह ये डिस्क के ऊपर हो रही है, या पेरिफेरी में भी हो सकती है, आइरिस पे हो सकती है, और हेमरेजेस हो सकते हैं, और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्यूलोपैथी। मैक्यूलोपैथी में आपने जो चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर हमारे पास एक्सुडेट होता है, ठीक है। मैक्यूला एक एरिया है हमारे पास, इसका
रेटिना का उस एरिया के अंदर बेसिकली फोविया प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया मैक्यूला है, मैक्यूला के अंदर फोविया होता है, तो वो मोस्ट सेंसिटिव एरिया, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायबिटिक मैक्यूलोपैथी के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो एक्सुडेट होता है विच कैन बी डिफ्यूज़ एंड कैन बी फोकल, ठीक है। और एक्सुडेट एक तो होता है, दूसरा हमारे पास इसमें इस्कीमिया होता है ड्यू टू ओक्लूजन। तो अगेन वही वाले स्टेप्स के लीकेज की वजह से एक्सुडेट हुआ बना विच कैन बी डिफ्यूज़ कैन बी फोकल, और ओक्लूजन की वजह से इस्कीमिया हुआ, ठीक है। तो अगेन वही, अगर आपको पैथोजेनेसिस समझ में आ जाती है तो आपको ये सब स्टेप्स भी समझ में आ जाएंगे। देन एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर हमारे पास एडवांस स्टेज होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विट्रियस हेमरेजेस होते हैं, कैटरैक्ट होता है, ग्लूकोमा, मीन कि अब वो कॉम्प्लिकेट हो गया है केस। और बर्न आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर हमारे पास नियोवास्कुलराइजेशन ख़त्म हो जाती है, सिर्फ फाइब्रियस कंपोनेंट ही रह जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डायबिटिक मैक्यूलोपैथी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है ये हमारे पास या तो ये हमारे पास क्या होती है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडीमा होता है, ठीक है। तो जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडीमा है उसके अंदर बेसिकली जो रेटिना का मैक्यूलर एरिया है वो थिक हो जाता है, इसके अलावा वहाँ पे एक्सुडेट होता है। तो आपने इसके अंदर ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिकली 500 माइक्रोन उसके एरिया को शो करवाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मैक्यूलोपैथी है, इट कैन बी एक्सुडेट इसके अंदर बन सकता है और इस्कीमिया हो सकता है। तो अब एक्सुडेट फोकल हो सकता है, एक्सुडेट डिफ्यूज़ भी हो सकता है, मींस के फोकल लीकेज हो। लीकेज आपको पता होना चाहिए कि पहले माइक्रो एन्यूरिज्म्स बनते हैं, देन वो लीक करते हैं, या कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से भी लीकेज होती है। दूसरा हमारे पास एक तो फोकल के अंदर हमारे पास फोकल लीकेज होता है, और ये फोकल लीकेज हो रहा है ये हमें कहाँ से पता लगेगा, ये हाइपरफ्लोरेसेंस एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम लोगों को पता लगता है। ये जो हाइपरफ्लोरेसेंस टेक्निक है ना, ये एंजियोग्राफी, ये बेसिकली वास्कुलर डिसफंक्शनिंग को शो करती है, कोई लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा जो भी हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना, इस्कीमिक प्रॉब्लम्स, नियोवास्कुलराइजेशन, वो सब हम लोग इस टेक्निक के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो फोकल के अंदर हमें पता लगता है कि फोकल लीकेज हो रहा है। डिफ्यूज़ को हम लोग सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा भी कहते हैं, इसके अंदर डिफ्यूज़ लीकेज होता है। और फिर आता है इस्कीमिक, तो इस्कीमिक के अंदर हमारे पास इस्कीमिया होता है। जो हमारे पास मैक्यूला का एरिया है ना, फोव्यूला, उसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए हम उसको फोव्यूलर एवास्कुलर जोन कहते हैं। तो इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी के अंदर ये जो फोव्यूलर एवास्कुलर जोन है इसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। ऑलरेडी थोड़ा सा एरिया होता है रेटिना के अंदर जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन अगर इस्कीमिया हो रहा है उस मैक्यूलर एरिया का, तो अगर इतने एरिया में ब्लड वेसल्स नॉर्मली नहीं होती, तो अब क्या होगा कि अब वो इतने ज़्यादा एरिया के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, तो अब वो फोव्यूलर एवास्कुलर जोन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड मैक्यूलोपैथी, जिसमें एक्सुडेटिव भी होता है और इस्कीमिया भी होता है। देन एडवांस्ड के अंदर क्या होता है हमारे पास, एडवांस्ड के अंदर हमारे पास एक तो विट्रियस हेमरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेटिना कैन गेट डिटैच, और न्यूवास्कुलराइजेशन वाला ग्लूकोमा होता है, ठीक है। और बर्न आउट स्टेज के अंदर सिर्फ फाइब्रस कंपोनेंट ही रह जाता है, ठीक है। अगर आप ये नोट्स में देखो तो नोट्स में ये हमारे पास क्या है, एक तो सबसे पहले क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडीमा, ठीक है, उसके अंदर रेटिना गेट थिक और एक्सुडेट बनता है। फिर फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी के ऊपर हमें फोकल मिलता है, फोकल के अंदर हमारे पास फोकल लीकेज होता है, इसके अलावा माइक्रो एन्यूरिज्म्स, हेमरेजेस वगैरह होते हैं। देन हमारे पास क्या है, ये डिफ्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ एडीमा हमें मिलता है, इस्कीमिक के अंदर जो एवास्कुलर जोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और मिक्स्ड के अंदर बोथ टाइप्स मिलती हैं। देन एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर न्यूवास्कुलराइजेशन, इसके अलावा विट्रियस हेमरेजेस, मैक्यूलोपैथी और कैटरैक्ट। बर्न आउट स्टेज में सिर्फ फाइब्रियस कंपोनेंट ही होता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको ये हमारे पास इसकी इस तरह से जोगी के अंदर लिखी हुई है, जोगी के अंदर एज सच
ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स इस तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से इरेगुलर लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे उनको एक सीक्वेंस के अंदर लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसके अंदर वही वाली स्टेजेस उनका हम लोग देखते हैं कि जो स्टेज 1 है विच इज़ नॉन प्रोलिफरेटिव, उसके अंदर या तो माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, तो उसमें सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म्स होंगे, ठीक है, अभी वो लीक नहीं कर रहे। मॉडरेट के अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म्स भी हो रहे हैं और वो लीक होके एक्सुडेट भी बना रहे हैं। इसके अलावा रेटिनल हेमरेजेस भी कॉज कर रहे हैं और ब्लीडिंग भी कॉज कर रहे हैं। सवेयर के अंदर क्या होता है, सवेयर के अंदर हेमरेजेस होते हैं, वीनस ब्लीडिंग होती है और मॉडरेट इंट्रा रेटिनल मैक्युलर एंजियोपैथी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टीरियो वीनस शंट्स भी कहते हैं। और वेरी सवेयर के अंदर 2 और मोर क्राइटेरियाज, ये मैं ऑलरेडी आपको सारे बता चुकी हूँ कि सबसे पहले एन्यूरिज्म बनता है, फिर एन्यूरिज्म जो है वो रप्चर होता है, एन्यूरिज्म जब रप्चर होगा तो हेमरेज होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेसल है ना, तो वेसल के अंदर जब एक डायलेटेशन बनेगी और वो रप्चर होगी तो यहाँ से हेमरेज होगा। इसके अलावा जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ से फ्लूइड लीक होगा तो एक्सुडेट बनेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्सुडेट है अगर सॉफ्ट होगा तो उसको हम कॉटन वूल स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है, और वीनस ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसके अंदर जो सवेयर है उसके अंदर सवेयर हेमरेज होगा और साथ में वीनस ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और मॉडरेट ये हमारे पास ये जो आर्टरीज़ और हमारे पास वेन्यूल्स हैं इसके दरमियान में शंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 4-2-1 रूल क्या है कि ये हमारे पास रेटिना है, रेटिना के 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर ही हेमरेज होता है, ब्लड 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर ही होता है, ठीक है, सवियर हेमरेज। लेकिन जो सिर्फ वीनस ब्लीडिंग है, क्योंकि आर्टरीज़ भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, तो जो वीनस ब्लीडिंग है अगर वो 2 क्वाड्रेंट्स में होंगी और हेमरेज जो है वो कैन बी ड्यू टू आर्टरीज़, तो वो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स में है, और जो आर्टीरियो वीनस शंट्स हैं वो सिर्फ 1 क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारे पास सवेयर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, ठीक है। प्रोलिफरेटिव के अंदर हमारे पास वेसल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो नॉन प्रोलिफरेटिव है ना, ये उन्होंने 2 स्टेजेस को मिला के लिख दिया है, बैकग्राउंड और प्री प्रोलिफरेटिव दोनों को मिला के उन्होंने नॉन प्रोलिफरेटिव लिखा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको उन दोनों के अंदर मिल जाएंगे। प्रोलिफरेटिव के अंदर वेसल्स ग्रो करती हैं डिस्क पे और एल्सवेयर। मैक्युलोपैथी के अंदर फोकल एडिमा और डिफ्यूज़ एडिमा या इस्कीमिया या मिक्स टाइप हो सकती है। और एडवांस के अंदर आपको पता है रेटिना कैन गेट डिटैच, विट्रियस हेमरेजेस और ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, फंडस के थ्रू, फंडस को एग्जामिन करते हैं, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी से हमें वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगता है, और ओसीटी के थ्रू हम लोग डायग्नोज करते हैं। तो फंडस के थ्रू हम लोग को पता लगता है कि रेटिना के ऊपर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। तो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप या स्लिट के थ्रू हम लोग, स्लिट लैम्प के थ्रू फंडस एग्जामिन करते हैं। फ्लोरेसेंट जितनी भी वास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, लीकेज है, इस्कीमिया है, न्यू वेसल्स की ग्रोथ हो रही है, उन सब को शो करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल कोहेरेंस जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को डिटेक्ट करता है। देन इन्वेस्टिगेशंस जो है वो इसके लिए हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो हम लोग ग्लूकोज लेवल, यूरिन एनालिसिस, LFTs, लिपिड प्रोफाइल और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करवाएंगे, बिकॉज एक्सेस ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बनाती है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर डायबिटीज़। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऐसे फीचर्स और किन किन कंडीशंस में हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज़ इट इज़ आपने इसको करना है। सबसे पहले तरीका तो आपने इसका डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट में आप वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स दे देते हैं, ठीक है। तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स दे सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, दैट इज़ बेवेकिजुमैब या रेनिबिजुमैब, ठीक है। इसके अलावा आप स्टीरॉइड्स देते हैं, और इंट्राविट्रल विट्रियस के अंदर ये आई है, तो डायरेक्ट विट्रियस के अंदर ये हमारे पास हम जो है वो स्टीरॉइड्स इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये ट्राईएम्सिनोलोन एस्टोनाइड हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ लेज़र फोटोकोएगुलेशन करते हैं। तो लेज़र फोटोकोएगुलेशन जो है वो मैक्युलोपैथी के लिए की जाती है, ठीक है।
ये जोगी की मैं आपको एक पिक्चर भेजूंगी, उसके अंदर ट्रीटमेंट हर स्टेज के आगे उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो वो आपने वहाँ से ज़रूर करना है। तो जो मैक्युलोपैथी है अगर फोकल होगी तो उसके अंदर हम लोग कौन सा करेंगे, फोकल फोटोकोएगुलेशन करेंगे। और अगर हमारे पास डिफ्यूज़ हमारे पास मैक्युलोपैथी है तो उसके अंदर हम गिल्ड पैटर्न ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो फिर हम पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन करते हैं। और अगर जो है वो हमारे पास सीवियर केस हो गया है, ठीक है, लास्ट स्टेज कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, तो उसके अंदर फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है, विट्रिएक्टमी, ठीक है। और ये हमारे पास हम स्टेज जो सीवियर स्टेजेस हैं उनके अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज़ लिखना है। और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन, सबसे पहले प्री प्रोलिफेरेटिव स्टेज में आप क्या करते हो, प्रोलिफेरेटिव में कौन कौन से करते हो, तो ये इन सब का मैं आपको एक टेबल भेज दूँगी, वो भी आपने ज़रूर करना है। उसके अलावा ये जो जोगी के अंदर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी आपने ज़रूर करने, ठीक है। तो जिस तरह मैक्युलोपैथी के अंदर हम फोटोकोएगुलेशन करते हैं, ठीक है, उसकी डिफ्यूज़ फोकल टाइप्स के हमने डिफ्रेंशिएट करना है। प्रोलिफेरेटिव स्टेज के अंदर हम लोग जो है वो एंटीवास्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स भी देते हैं और फोटोकोएगुलेशन भी करते हैं। सीवियर केस के अंदर हम लोग विट्रिएक्टमी करते हैं। और जो प्री प्रोलिफेरेटिव स्टेजेस हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपने यूँ एज इट इज़ आपने इसका याद करना है, वो वाला टेबल भी। फिर आपने इन्वेस्टिगेशंस, इसकी डायग्नोस आपने कैसे करना है, और इसकी आपने पैथोजेनेसिस बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो इन इमेजेस के अंदर बेसिकली आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, हार्ड एक्सुडेट, ये इरेगुलर येलो कलर के होते हैं। डॉट ब्लॉट हेमरेजेस, बिल्कुल यूँ डॉट्स की तरह हेमरेजेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये देखो, ये वेन्स, ये हमारे पास ये वेसल्स कितनी ज़्यादा डायलेट, ये नॉर्मल वेसल है और ये डायलेटेड वेसल है, ठीक है। तो ये सॉसेज लाइक डायलेटेशन ऑफ वेन्स। अगेन ये हमारे पास एक्सुडेट, एक चीज़ है सॉफ्ट और हार्ड एक्सुडेट को आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। हार्ड एक्सुडेट यूँ इरेगुलर सा होता है, ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट एक्सुडेट है उसके क्लियर मार्जिन्स होते हैं, दोनों का कलर ही येलो होता है, ठीक है। तो ये हार्ड एक्सुडेट इरेगुलर सा होता है, लेकिन सॉफ्ट एक्सुडेट थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा रेगुलर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास डार्क ब्लॉट हमारे पास हेमरेजेस होते हैं, और ये डॉट ब्लॉट हेमरेजेस, डॉट बिल्कुल डॉट की तरह होते हैं, डार्क ब्लॉट थोड़े बड़े बड़े से और थोड़े डार्क से होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखो कितनी सारी वेसल्स की ग्रोथ हो रही है, ये न्यू वेसल्स की ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारे पास इट मीन्स के प्रोलिफेरेटिव स्टेज है। तो न्यू वेसल्स एट डिस्क और पेरिफेरी के ऊपर भी बन सकती हैं। ये जो इरेगुलर मैंने आपको बताया, हार्ड एक्सुडेट, क्लियर मार्जिन्स वाला सॉफ्ट एक्सुडेट, और ये सारे के सारे हेमरेजेस को शो करवाया हुआ है। देन इस फिगर के अंदर ये न्यू वेसल्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यू वेसल्स एल्सवेयर जो है वो मीन किसी भी जगह पे बन रही हैं। अगेन हार्ड एक्सुडेट इरेगुलर है, और ये छोटे छोटे से डॉट ब्लॉट हेमरेजेस हैं। जो ब्लैक डॉट हेमरेजेस हैं वो थोड़े बड़े बड़े से होते हैं और डार्क कलर के, डॉट ब्लॉट छोटे छोटे से डॉट्स की तरह होते हैं, ठीक है। और ये भी आप देखो एक्सुडेट है सारा का सारा येलो कलर का, और ये हेमरेजेस हो रहे हैं। अब ये हमारे पास प्रोलिफेरेटिव स्टेज के अंदर प्रोलिफेरेशन होती है, न्यू वेसल्स बनती हैं, तो उसकी वजह से ये हमारे पास बॉट शेप सब हाइलॉइड हेमरेजेस होते हैं। बॉट इस तरह की होती है ना, तो इस तरह से ये हमारे पास बॉट शेप सब हाइलॉइड हेमरेजेस होते हैं। अगर आप इसकी प्रोलिफेरेटिव स्टेज में देखो तो वहाँ पे हेमरेजेस के बारे में लिखा होगा। तो ये प्रोलिफेरेटिव बहुत ज़्यादा वेसल्स बन रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हेमरेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।